अचानक से हड़बड़ी में उठकर रात के 3 बजे पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों सेनाओं को दी गई खुली छूट। आज हम इस खुली छूट के मायने सरल शब्दों में आपको बताएंगे। इसके साथ उन 7 मीटिंग्स के बारे में बताएंगे जो आज 9 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इन्हीं युद्ध से पहले भारत की आखिरी तैयारी इसे माना जा रहा है। इसके बाद आपको लाहौर की उस गली में लेकर चलेंगे जहां छिपे बैठे आतंकी हाफिज सईद को आज तक ने खोज निकाला है। जरा घुमाएंगे आपको उसकी गली में, दिखाएंगे उसका घर। हाफिज सईद भारत के डर से अंडरग्राउंड हो गया था और भीड़ के बीच में जाकर छिप गया था, लेकिन आज हमारी टीम ने उसकी लोकेशन खोज निकाली है। हम मैप पर आपको दिखाएंगे हाफिज सईद भारत की सीमा से मात्र 25 किलोमीटर दूर छिपा हुआ है। आज आपको वो इमारत भी दिखाएंगे जिसमें भारत का ये दुश्मन छिपकर बैठा हुआ है। और मेरी एआई वर्जन भी आज आपको पाकिस्तान पर भारत के एक्शन से जुड़ी खबर बताई। पाकिस्तान को 24 से 48 घंटे में युद्ध शुरू होने का डर सता रहा है, लेकिन आज मैं इस युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि युद्ध के अंत के बारे में बताऊंगी। और आज हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि युद्ध शुरू हो गया तो पाकिस्तान भारत के सामने ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे टिक पाएगा। तो ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक डरा हुआ है और जिस तरह की हलचल हिंदुस्तान में दिख रही है उससे पाकिस्तान अब और ज्यादा घबरा रहा है। एक के बाद एक बयान आ रहे हैं क्योंकि अब ये साफ साफ दिख रहा है कि बहुत जल्द एक्शन होने वाला है। कल मोदी के साथ एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ आप देख रहे हैं, एनएसए उनके साथ बैठे हैं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री हैं और सीडीएस के साथ साथ तीनों सेनाओं के जो मुखिया हैं उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई। इस बैठक की खूब चर्चा हुई। अब आज देखिए 9 घंटे के अंदर 7 बड़ी मीटिंग्स, जिनमें से 5 मीटिंग तो सिर्फ 2 घंटे में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मीटिंग दिल्ली में हुई, लेकिन यहां से 690 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में घबराहट बढ़ गई है क्योंकि अब पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि इस बार भारी। आपको यह बताने से पहले इन मीटिंग्स के बारे में जरा बताना जरूरी है। सबसे पहले आज सुबह 11 बजे सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की बैठक हुई। एक हफ्ते में दूसरी बार है सीसीएस की बैठक हुई है। पहलगांव हमले के अगले ही दिन यानी कि 23 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। सीसीएस की बैठक में आज निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। पता चला कि आज की सीसीएस में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई और पहलगांव टेरर अटैक के बाद भारत का किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए, इस पर भी बात हुई। इसके बाद हुई सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग, मतलब राजनीतिक मामलों की मीटिंग। यह मीटिंग सुबह 11:20 पर हुई। सीसीपीए को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। कल शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को जवाबी हमले की खुली छूट दी। उसके बाद से ही पाकिस्तान के नेताओं की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को भी मालूम है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दी है तब पाकिस्तान पर हमला हुआ है। इसीलिए कल पूरी रात पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी सेना और जनता को जागते रहो का संदेश दिया। देखिए तस्वीरें। पाकिस्तान में इस वक्त डर का ऐसा माहौल है कि उन्हें लगता है भारत अगले 24 से 48 घंटे में हमला कर सकता है। यह डर सोने नहीं दे रहा है। 3 बजे, जब रात के 3 बजे हम लोग सो रहे थे, रात 3 बजे पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। तमाम पत्रकारों को जगाया गया, सबको बुलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सोचिए, सब हैरान, दौड़ते भागते पहुंचे कि आखिर ये सूचना मंत्री साहब क्या बताने वाले हैं। दावा किया भारत हमला करने वाला है। आप सोचिए, पाकिस्तान के मंत्री प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद कितनी दहशत में रहे हैं। रात काली हो गई है। पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि पहलगांव की घटना के बहाने भारत हमला कर सकता है। खुफिया जानकारी पाकिस्तान, ये पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व भारत के साथ है।
कि हिंदुस्तान कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि वो अब दुनिया के अन्य देशों से हमला रुकवाने के लिए अपील करने लगा है। ये देखिए, चाहे वो नीलम हो अप्रैल 26 को करते हैं, लीपा घाटी में अप्रैल 24 को, उरी में 22 तारीख को, पुंछ में 27 तारीख को, सुंदरबनी में 29 को, और फिर ये जो बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे परगवाल हो, अखनूर हो, नौशेरा हो, बारामूला हो, टुटमरी गली हो, नीलम हो, इन तमाम जगहों पर यही 22 से लेकर ये 28 अप्रैल के बीच में खूब एक के बाद भारत ने करारा जवाब भी दिया है। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि फायरिंग का खास पैटर्न क्या है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 22 अप्रैल से पाकिस्तान भारत के ऊपर बीच बीच में फायरिंग कर रहा है। अलग अलग जगहों पर जहां जहां फायरिंग हुई है वो भी हमने आपको बता दिया। आमतौर पर एलओसी पर छोटी मोटी फायरिंग होती रहती है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद एलओसी पर बड़े स्तर पर दोनों तरफ से सेनाएं फायरिंग हो रही है और उलझी हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। पहलगांव हमले के बाद 7 दिनों के अंदर 11 से ज्यादा जगहों पर फायरिंग हो चुकी है। इसमें दोनों देशों के अगर आप देखिएगा तो सैनिक एक दूसरे की आर्मी पोस्ट पर फायरिंग कर रहे हैं। आज तो डीजीएमओ लेवल की बातचीत भी हुई और भारत ने सख्त चेतावनी पाकिस्तान को दी है। लेकिन हमने हाफिज सईद के लाहौर वाले ठिकाने का पता लगाया है और हम अब आपको वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये पूरा वीडियो शुरू से दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये अब हम आपको इमेज दिखा रहे हैं सैटेलाइट इमेज के जरिए। तो आइए हम आपको बड़े स्क्रीन पर भी ये पूरी जो सैटेलाइट इमेज है रिहायशी इलाके की जहां पर ये रहता है वहां पर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। ये हाफिज का घर है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला कोना, ये जो चौराहा बीच से रोड जा रही है वहीं से मस्जिद मदरसा के नीचे बंकर्स बने हुए हैं यहाँ पर और उसकी मीटिंग रूम भी बाकायदा यहाँ पर है। ये वाला एरिया, ये देखिए, ये उसकी मीटिंग रूम है। ये मस्जिद मदरसा के नीचे बंकर्स हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा, ये सैटेलाइट इमेज लाहौर के उस रिहायशी इलाके की है जहां पर लश्कर चीफ हाफिज सईद का घर है। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये एक घनी आबादी वाला, मतलब आप देखिए चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है और ऐसे में एक रिहायशी इलाका, घनी आबादी वाला इलाका है। इसमें हम आपको कुछ ऐसी इमारतें दिखा रहे हैं जिसमें से एक हाफिज सईद का घर है। ये जो ब्लिंक कर रहा है ये उसका घर है। आज तक को पता चला था कि लाहौर की इस रिहायशी इलाके में हाफिज सईद छिपा हुआ है। हमारी टीम को संदेह हुआ, हम गए। अब ये पूरी तस्वीर आप देख लीजिए, ये उसका सीक्रेट ठिकाना है। हाफिज सईद के लिए ऐशो आराम के इंतजाम देखिए। ये पार्क है उसके लिए, ये उसके लिए निजी पार्क, प्राइवेट पार्क दिया गया है ताकि अगर टहलना हो, निकलना हो तो ये वो ऐशो आराम है जो आतंकियों को देता है पाकिस्तान, क्योंकि यही उसको संभालता है और बचाता है। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर सिर्फ घंटे गिने जा रहे हैं, कोई 24 घंटे में युद्ध की बात कर रहा है, कोई 36 घंटे में, ऐसे में आपको वो घंटे भी जान लेने चाहिए जितने टाइम तक पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा। आज आपको बताएंगे कि युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ हथियार ही नहीं, हौसला, हिम्मत, आर्थिक ताकत भी चाहिए। इनमें से पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल है, कमजोर है। सबसे पहले पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। यही वजह है कि पाकिस्तान के कुछ नेता बयान तो दे रहे हैं लेकिन वास्तव में उनकी जुबान कांप रही है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। खैरात के सहारे युद्ध लड़ना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। यह युद्ध पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा देगा। युद्ध से पाकिस्तान का रक्षा खर्च बढ़ जाएगा, व्यापार बाधित होगा, नाम मात्र के निवेशक बचे हैं वो भी भागने लगेंगे। पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत कर्ज मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो सकता है। युद्ध के साथ ही खाने पीने के सामान, दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें सब कुछ बढ़ जाएंगी। इससे पाकिस्तान के लिए ज्यादा दिन तक युद्ध के मैदान में खड़े रहना आसान नहीं होगा और वो कुछ ही दिनों में घुटने टेक सकता है। 2008 का मुंबई हमला हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, लेकिन पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश नहीं हुआ। इस बार हुआ तो पूरी हकीकत सामने आ गई है। तस्वीर देखिए, ये जो महिला आप इस वक्त देख रहे हैं ये परवीन अख्तर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद की रहने वाली है। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि 40 साल से भारत में रह रही थी। वो कश्मीर के बारामूला में रह रही थी। यही शादी हुई, 3 बच्चे हुए, तीनों ही बच्चों की शादियां हुई, उनके भी बच्चे हो गए।
लेकिन अब 40 साल के बाद परवीन अख्तर को वापस मुजफ्फराबाद भेजने का आदेश हुआ। सवाल यह है कि परवीन अख्तर की बहू भी पीओके की ही रहने वाली है और अब उन्हें भी वापस पीओके भेजने का ऑर्डर हो गया है। सवाल यह है कि 40 साल से परवीन अख्तर वीजा पर कैसे रह सकती है, क्योंकि पासपोर्ट तो पाकिस्तान का ही सीने से लगा रखा है। अगर उनका वीजा खत्म हो गया था तो उन्हें रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन आज भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस घटना पर बेगुनाहों के साथ न होकर आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना इंदौर में एक ट्रेन में हुई, जब एक लड़का पहलगाम हमले से जुड़ा वीडियो देख रहा था तो दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इस पर लड़के ने आपत्ति जताई तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे ट्रेन से फेंकने की कोशिश हुई। ऐसी ही एक घटना हापुड़ में हुई, जब एक सैलून में एक लड़के ने कहा कि जो 26 लोग मारे गए हैं वो सही मारे गए। इसके विरोध में कुछ लोगों ने सैलून संचालक की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक कश्मीरी बच्चा कह रहा है कि ऐसा काम कश्मीरी नहीं कर सकते, ये पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। जैसे ही वो बच्चा पाकिस्तान कहता है, उसकी मां बताई जा रही महिला उसे थप्पड़ मार देती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि देश में ऐसे भी लोग हैं जिनकी संवेदना आतंकी हमले में मरने वाले बेगुनाहों के साथ ना होकर आतंकवादियों के साथ है। में जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।